भारतीयों की घरेलू बचत 5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े देखें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में औसत घरेलू बचत जीडीपी का सिर्फ 10.8% रह गई है, जो वित्त वर्ष 2021 में 15.8% हुआ करती थी। और इससे पहले के 3 वर्षों के आंकड़े देखें तो हर साल यह बचत जीडीपी का 12% से ऊपर रही है। यानी कि 5 साल में सबसे कम बचत इस समय भारतीय परिवारों के अगर आप कहिए तो बैंक अकाउंट में या उनके पास है। सर, पहला सवाल, बचतें घट क्यों रही हैं? अब बचतों का घटना मुझे लगता है इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे खतरनाक खबर है, जिसे हम गहराई से भीतर समझ जाकर देखने की कोशिश करेंगे और सरकार को शायद इस पर ध्यान देना चाहिए। जो आंकड़े हमारे सामने 31 मार्च 2022 तक के वित्त वर्ष को लेकर आए हैं वो कोविड के बाद के दौर के आंकड़े हैं, यानी कोविड से का लॉकडाउन खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था के सामान्य परिस्थितियों में आने के। पहले मोटे आंकड़े पकड़ते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इसके भीतर क्या हो रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो पूरी पारिवारिक बचत है, जो हाउस होल्ड सेविंग हम जिसको कहते हैं, जिसका एक हिस्सा फाइनेंशियल सेविंग है, जिसका आंकड़ा शुभम ने आपको बताया, जो पूरी पारिवारिक बचत है वो कई साल के न्यूनतम स्तर पर है, जीडीपी के 2.5% के तक वो गिर चुकी है। और भारत के में पारिवारिक बचत का गिरना भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, जो बचतें भारत के जीडीपी के या फिनांस के लिए ज़रूरी है, उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण खबर है। दूसरी चीज़ ये कि 10.8% यानी 11% से नीचे की वित्तीय बचतें हैं। वित्तीय बचतों में प्रोविडेंट फंड, बीमा, बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे आते हैं। हालांकि अगर आप वित्तीय बचतों के भीतर जाएं तो हमें इंश्योरेंस में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में निवेश बढ़ता दिखाई दे रहा है, पर भारत में लोग अब कम बचत कर रहे हैं और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह कोविड के दौरान इनकम में गिरावट होना, कारोबार बंद होना और नौकरियों से बाहर होना था, जिसके कारण हमें तात्कालिक तौर पर शुरुआती कुछ महीनों में बैंकों में ज़्यादा डिपॉजिट्स दिखाई पड़े थे। और उसी दौरान इस बात की संभावना बनी थी कि अब अगर नौकरियां वापस नहीं लौटी तो लोगों को अपनी बचत निकाल कर खर्च करना पड़ेगा। तो जैसे ही बाजार खुलना शुरू हुए और कंजम्पशन बढ़ा तो उस कंजम्पशन में बढ़ोतरी इनकम बढ़ने से नहीं आई थी, बल्कि बचत कम होने से आई थी और लोगों ने अपनी बचत तोड़कर खर्च करना शुरू कर दिया, जिसका असर हमें इन बचतों में गिरावट पर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जिस तरीके की डिमांड की हमें उम्मीद थी लोगों की तरफ से आने की, और इसे लगातार हम मनी सेंट्रल में शुभम बराबर कह रहे हैं और इकोनॉमिकम में कह रहे हैं कि पेंटअप डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट वेस्टर्न इकोनॉमीज की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं होता। और हमने भारत में देखा कि कोई पेंटअप डिमांड नहीं निकली, बल्कि जो डिमांड निकली थी उस पर भी महंगाई बढ़ने के कारण ग्रहण लगा और महंगाई का असर उसमें दिखाई पड़ा। महंगाई ने बचतों की संभावनाओं को और कमजोर किया, बचतों पर रिटर्न और कमजोर किया, और लोगों की जिंदगी जीने की लागत कोविड से उबरने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। महामारी के बाद जिंदगी जीने की लागत बढ़ गई। महामारी के दौरान अगर उनका चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा तो बाकी चीजों पर, खाद्य पर, परिवहन पर खर्च महंगाई के कारण उसके बाद बढ़ा, जिसका असर हमें बचतों पर दिखाई दिया है। और यह बचतों का टूटना हमें यह बता रहा है कि अब हम उस फेज की तरफ पहुंच रहे हैं जिस पर हमने एक बार शायद अपने किसी इकोनॉमिकम के एपिसोड में विस्तार से चर्चा भी की थी कि भारत के लोग अगर बचा नहीं पाएंगे तो वह भविष्य के लिए निवेश और भविष्य की सुरक्षा, जो कि सब कुछ भारत की वित्तीय सेविंग से आती, उसका क्या होगा? सर, अगला सवाल मेरा ये कि अगर मान लीजिए बचतें अभी नहीं हो रही है, हमको पता चला, लंबी अवधि में देखें या मध्यम अवधि में देखें तो इसका क्या असर दिखेगा सरकार के बजटों पर या अर्थव्यवस्था पर? भारत की बचतें केवल हमारे और आपके लिए शुभम जरूरी, हमारे और भविष्य के लिए जरूरी नहीं, जो सामान्य लोग बचत करते हैं उनके भविष्य के लिए जरूरत नहीं है। भारत सरकार के सारे घाटे की फिनांसिंग इन बचतों से होती है। और आप अगर ध्यान से देखें कि भारत में अभी फाइनेंशियल सेविंग्स जीडीपी के अनुपात में 10% के आसपास हैं, और भारत का राजकोषीय घाटे के हिसाब से और केंद्र और राज्यों का राजकोषीय घाटा देखें तो वो भी 8-9% के आसपास पहुंच चुका है। तो हम जब कहते हैं कि हमारी बचत से सरकार के घाटे की फिनांसिंग होती, तो समझना जरूरी है कि जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है वो बैंक से घूमकर सरकार के बॉन्ड्स और ट्रेजरी में निवेश के तौर पर चला जाता है। जो पैसा हमने बीमा और इंश्योरेंस में लगा रखा है वो पैसा बीमा से सरकार के बॉन्ड के कर्ज के तौर पर चला जाता है। जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में, ईपीएफओ में, एनएससी में, बाकी जगह जो भी बचते हम पूरे सिस्टम में करते हैं, हमारी ही फाइनेंशियल सेविंग्स सरकार के खर्च के काम आती हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अलग अलग चैनल के जरिए वो जाती तो एक ही जगह है, और वही उसका ही एक हिस्सा लौटकर बैंकों से कर्ज के तौर पर उद्योगों को और बाकी जगह जाता है। तो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल सेविंग्स गिरती हैं तो पूरे सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज की कमी, चाहे वो
कर्ज के माध्यम से हो, प्राइवेट कर्ज के माध्यम से हो, या सरकारी निवेश के माध्यम से हो, या सरकार के कर्ज के माध्यम से हो, सरकार हो, दोनों जगह संसाधनों की कमी होती। और इसलिए हमेशा आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भारत की चर्चाओं में यह कहा जाता था कि भारत और चीन दुनिया की ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया में रिकॉर्ड बचत रखती हैं, जबकि पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं में बचत की दरें कम है। और चूंकि भारत के पास डोमेस्टिक सेविंग्स इतनी ज्यादा है कि भारत को अपनी ग्रोथ को फिनांस करने के लिए बाहर से चीजों की जरूरत नहीं है। और फिर यहां जब आपके पास अपने घरेलू संसाधन कम पड़ते हैं, जैसा कि हमें छोटी अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर दिखता है, बांग्लादेश, श्रीलंका के तौर पर, तब आपको विदेश से पैसा लेना पड़ता है, सॉवरेन बोरोइंग्स करनी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से करनी पड़ती। यूरोप हमें उस चपेट में फंसता दिखता है कि यूरोप में चूंकि डोमेस्टिक सेविंग्स नहीं है तो बोरोइंग्स है, तो वो है। तो भारत में अगर बचतें नहीं बढ़ी आने वाले समय में लोगों की, और इनमें 11% भी बहुत न्यूनतम स्तर है भारत में, 12% का, 12% का भी स्तर जो 2000 का था वो भी पिछले 15 और 16% के स्तर से काफी नीचे का था। यानी बचतों में गिरावट केवल कोविड से नहीं शुरू हुई। अगर आप बचतों का पूरा ट्रेंड देखें शुभम, तो ये गिरना शुरू हो गई थी 2013-14 के बाद से। भारत की बचत दर में, फाइनेंशियल सेविंग्स में और ओवरऑल सेविंग्स रेट में लगातार एक ढलान दिख रही थी। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 10 बजटों से हमने भारत की सरकार में बजटों से की तरफ से बचत के लिए कोई प्रोत्साहन ही नहीं देखा है। पूरे टैक्स सिस्टम में, पूरे स्ट्रक्चर में सेविंग्स को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया है। और उसकी वजह में दिखाई दे रही है कि, और ऊपर से महंगाई जब सामने आती तो आपकी बचत पर वो रिटर्न को खत्म कर देती है। और एक तरह से वो रिटर्न, बैंकों की बचत पर तो रिटर्न नेगेटिव है। बिल्कुल, एक मौका आने वाला है। वैसे 30 सितंबर को सरकार फिर छोटी बचत योजनाओं का रिव्यू करेगी, तब देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद वैसे ये है कि बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी अगर उसमें बचत दरें बढ़ेंगी भी, फिलहाल अगर सरकार को कोई ये आंकड़ा परेशान करता है, जो कि उसे परेशान करना चाहिए क्योंकि बचतें अंततः उसके काम आ रही हैं निवेश में और खर्च में, तो उसे भारत में बचतों के प्रोत्साहन के पूरे तौर तरीके को टैक्स के सिस्टम के स्तर पर देखना चाहिए और बचाना चाहिए। क्योंकि यदि हम लंबी महंगाई की परिस्थिति में शुभम प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक महंगाई 7%, 8% की महंगाई अगले 1-1.5 साल चलने वाली है, तो इसका सबसे ज्यादा असर खपत पर ही नहीं पड़ेगा, बचत पर भी पड़ेगा। तो लोग खर्च भी कम करेंगे और लोग बचा तो कैसे पाएंगे।